फोरम में जितने भी किसान भाई मतलब आए हो, तो ये हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मीटिंग रखी है कि ऑर्गेनिक खेती कैसे करनी चाहिए। उसके ऊपर हमारे जो कंपनी के किसका? साइंटिस्ट आपका है, 80 पार होगा बाबा उसका। साहेब डोमे करके, तो वो आपको ये मार्गदर्शन करने वाले हैं कि ऑर्गेनिक खेती के क्या बेनिफिट्स है ह्यूमन एज वेल एज एनिमल के लिए। उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों करनी चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए कौन से प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो, तो इसके बारे में बाबा साहेब डोमे आपसे बातचीत करेंगे। तो पहले वो क्रॉप के बारे में सब मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग और उसके बाद उसके बेनिफिट और क्या करना चाहिए उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद आपके कुछ सवाल या जवाब होंगे, तो वो आप ये सेशन खत्म होने के बाद आप उनको पूछ सकते हो। तो मैं बाबा साहेब डोमे जी को विनंती करता हूँ कि आप मीटिंग स्टार्ट करिए। ओके, धन्यवाद अमोल जी। नमस्ते सभी किसान भाइयों को। मैं बाबा साहेब डोमे, प्रीवी लाइफ साइंसेज कंपनी की R&D डिपार्टमेंट से। तो जैसे अभी अमोल सर ने बताया कि आज ये जो हम लोग ऑनलाइन जूम मीटिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए हैं, तो यहाँ पे हम लोग आगे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोग करते हैं, जो जैविक खेती हम लोग करते हैं, तो उस जैविक खेती के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम लोग जैविक खेती करके अपना जो पैदावार है वो बढ़ा सकते हैं, अपने पैदावार की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं और अपना मुनाफा भी उसके साथ साथ बढ़ा सकते हैं। तो इस बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो अ, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले किसान अभी ज्वाइन हुए हैं, कुछ किसान ज्वाइन हो रहे हैं। फेसबुक पे भी हम लोग यहाँ पे लाइव है, तो जो किसान ज्वाइन नहीं हो पा रहे तो फेसबुक लाइव पे ये मीटिंग्स वहाँ पे सुन सकते हैं। तो जैसे अगर हम लोग ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, ऑर्गेनिक जो हम बाजार से खरीद लेते हैं या फिर बाजार में जो बेचते हैं, तो उसमें जो अगर देखते हैं तो हमें ऑर्गेनिक खेती की तरफ शिफ्ट करना है। क्योंकि अभी अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में 2-4% फार्मर ही ऐसे हैं जो जैविक खेती करते हैं, जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं। बाकी जो मेजोरिटी ज्यादातर फार्मर जो है, किसान जो है, तो वो अभी भी जो अपना रेगुलर खेती है वो कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, केमिकल वहां पे डाल रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है कि अभी जैसे पिछले कुछ सालों से थोड़ा सा जो खाने वाला वर्ग है, जो खाने वाले लोग हैं, तो वो अभी मतलब उनको ऑर्गेनिक चाहिए, लेकिन हम लोग उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो हम लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे। बड़े बड़े सिटीज में बहुत ज्यादा स्कोप है हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग का। ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम लोग जो प्रोड्यूस निकालते हैं तो उसको बेचने के लिए वहां पे बहुत ज्यादा स्कोप है। अच्छा प्राइस भी हमें वहां पे मिल सकता है, लेकिन हम अभी उतना ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा नहीं रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग ज्यादातर काम नहीं कर रहे हैं। जो भी कोई किसान थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है, तो अगर हम लोग सिचुएशन देखेंगे, तो अगर एक किसान के पास 5 एकड़ खेती है, तो उसमें से वो खाली आधा एकड़ 1 एकड़ ऑर्गेनिक फार्मिंग पे दे रहा है। वही अगर हम लोग ये एरिया बढ़ा के ज्यादातर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो हम लोग अच्छा से अच्छा मुनाफा वहां पे कमा सकते हैं। क्योंकि अभी सबको अपनी स्वास्थ्य की चिंता है। सभी को पता है कि हम लोग अगर तंदुरुस्त रहेंगे तो ज्यादा फायदा वहां पे हो सकता है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें सब लोगों को वहां पे आ रही हैं। पिछले कुछ सालों से हम लोग देख रहे हैं कि हर किसी को बीपी है, शुगर है, अटैक्स के प्रमाण बढ़ रहे हैं, कैंसर के पेशेंट बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं, एलर्जीज बहुत ज्यादा मात्रा में आ रही है। तो ये जो दिक्कतें लोगों को आ रही है, तो लोगों को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि ये किस वजह से आ रहा है। जो हम लोग केमिकल जो अपनी खेती में डालते हैं, उसका जो रेसिड्यू होता है, वो उसका जो अवशेष होता है, वो अगर खाने में आता है तो कहीं ना कहीं हमारा लाइफ कम होना। क्योंकि पहले अगर हम लोग देखते थे तो पहले के जो हमारे दादा परदादा थे, तो उनकी लाइफ जो है, तो वो 90+ वहां पे थी। कुछ कुछ लोग 100+ भी वहां पे रहते थे। अभी अगर आप देखेंगे तो 60-65 के आसपास ही लाइफ वहां पे खत्म हो रही। तो
कहीं ना कहीं ये जो हम लोग केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत वहां पे है। तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों करना चाहते हैं, हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों करना है, क्या फायदे हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग से मिलेंगे? तो अगर हम लोग अच्छी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो हमारा भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। दूसरा, जो हम लोग ऑर्गेनिक खेती करके जो हम लोग प्रोड्यूस निकालेंगे, तो उससे हम लोग एक अच्छा हेल्थ हमारा बना सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो वो एक हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड वहां पे होता है, तो उससे हम अच्छी हेल्थ दूसरे लोगों को भी दे सकते हैं, हमारे भी हेल्थ से हम लोग improve कर सकते हैं। दूसरा, वातावरण है, वातावरण को भी हम लोग अच्छी तरह से वहां पे मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि जहां जहां पे हम लोग पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं, जहां पे हम लोग पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, तो वहां पे वातावरण भी खराब होता है, एनवायरमेंट भी वहां से प्रदूषित होता है, पोल्यूशन वहां पे ज्यादा मात्रा में होता है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो प्योरली अगर ऑर्गेनिक हम लोग बनाते हैं, तो उसको मार्केट में बहुत अच्छी तरह से मार्केट प्राइस वहां पे मिलता है, तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करके हमारा जो इनकम है वो वहां पे बढ़ा सकते हैं। दूसरा, जो हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग से रोजगार भी लोगों को दे सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो भी इनपुट्स हमें लगते हैं, तो उसको तैयार करने के लिए, ऑर्गेनिक जो हम लोग बना रहे हैं उसको मार्केट में सेल करने के लिए, मार्केटिंग के लिए हम लोग लोगों को वहां पे रोजगार तैयार करवा के दे सकते हैं। दूसरा, आज की कंडीशन में जो हम लोग रेगुलर खेती करते हैं, तो उस रेगुलर खेती में बहुत सारे किसान बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छी तरह से फार्मिंग करता हूँ, बहुत अच्छी तरह से किसानी करता हूँ, लेकिन मेरे हाथ में जो आखिरी में मुनाफा आना चाहिए वो उतना ज्यादा मात्रा में नहीं आता है। इसका एक वजह जो है, तो वो वजह होता है कि वो जो खेती वहां पे कर रहा है, उसमें जो वो कॉस्ट डाल रहा है, उसमें जो वो खर्चा कर रहा है, वो खर्चा उस पैदावार से ज्यादा मात्रा में हो रहा है। तो अगर हम लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं, तो हम हमारा कॉस्ट भी वहां पे कम कर सकते हैं, खर्चा भी कम कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हमारा जो खर्चा खेती पे होता है, वो खर्चा हमारा रासायनिक खाद के ऊपर होता है, वो खर्चा हमारा इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड के ऊपर होता है, दवाइयों के ऊपर होता है। तो वो हम लोग यहाँ पे खर्चा कम कर सकते हैं, और जितना खर्चा हमारा कम होगा, उतना हमारा मुनाफा वहां पे ज्यादा मिलेगा। तीसरा, हम लोग अगर जैविक खेती के ऊपर आते हैं, तो हम अपनी जो मिट्टी है उसकी हेल्थ को सुधार सकते हैं, मिट्टी को पुनर्जीवित कर सकते हैं, मिट्टी की सारी जो प्रॉपर्टीज है उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये अगर हम लोग सारे बेनिफिट्स देखते हैं, तो जहाँ पे हम लोग 5-10 एकड़ रेगुलर खेती करते हैं, वहां पे अगर हम लोग 2-3 एकड़ भी ऑर्गेनिक खेती से स्टार्ट करते हैं, तो हम अच्छा खासा मुनाफा वहां पे तैयार कर सकते हैं। तो ये हो गया ऑर्गेनिक फार्मिंग हमें क्यों करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए, क्योंकि अभी हम लोग आपको बोल रहे हैं कि आप ऑर्गेनिक खेती करो, आप जैविक खेती करो, इसके लिए हम भी आपकी सहायता करेंगे। एज ए प्रिवी लाइफ साइंसेज कंपनी भी आपकी मदद वहां पे करेगा, क्योंकि प्रिवी लाइफ साइंसेज कंपनी एक रीअर्थ मिशन यहाँ पे लेके आ रही है। रीअर्थ मिशन के थ्रू हम लोग जो आज की हमारी मिट्टी की कंडीशन है, सबको पता है कि आज अगर हम हमारी मिट्टी को देखते हैं, तो मिट्टी हमें कहीं ना कहीं कठोर दिख रही है, कहीं ना कहीं बीमार मिट्टी हमारी है। तो उस मिट्टी को पुनर्जीवित करने के लिए हम काम करते हैं, उस मिट्टी को पुनर्जीवित करने के लिए हम हमारे उत्पादन वहां पे तैयार करते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं, उसमें से ज्यादा उत्पादन जो है, तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हम लोग बनाते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग यूज कर सकते हैं। क्योंकि जो मिट्टी हमें हमारे दादा परदादा ने वहां पे जिंदा मिट्टी दी थी, वही जिंदा मिट्टी हमें हमारे आगे वाले फ्यूचर को भी वहां पे देना है, ताकि वो वहां पे अच्छा खेती करके उनका जो गुजारा है वो वहां पे कर सके। तो ये मिशन हम लोग रियर के माध्यम से यहाँ पे लेके आ रहे हैं, क्योंकि खाना तो सबको मिलता है, लेकिन अच्छा खाना मिलना चाहिए। और ये खाना मिलने के साथ साथ अच्छा खाना मिलने के लिए हम लोग ये रियर मिशन यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसके लिए जो हम लोग ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें भी हमें आती है, क्योंकि जितना बोलना
आसान है, ऑर्गेनिक खेती करो, उतना ही वो अगर हम लोग वो करना स्टार्ट करते हैं तो दिक्कतें भी बहुत ज्यादा मात्रा में आती है। तो अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हमें शुरू करना है या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसमें जो मेजर दिक्कतें हमें आज की डेट में आती है, तो सबसे पहले हम जो पिछले कुछ सालों से जो रासायनिक खाद अपनी मिट्टी के ऊपर डालते आ रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो मिट्टी है वो मिट्टी की हालत बहुत ही नाजुक वहां पे है। मिट्टी हमारी बीमार है, मिट्टी हमारी अ, उपज देने के लिए तैयार वहां पे नहीं है। मिट्टी की जो हेल्थ है वो वहां पे खराब है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है हमें ऑर्गेनिक खेती करने के लिए। जितना अच्छा हमारा मिट्टी का हेल्थ होगा, उतना कम से कम खर्चे में हम लोग अच्छा तरीके से ऑर्गेनिक खेती को वहां पे कर सकते हैं। दूसरा, जो भी मिट्टी के अंदर अन्नद्रव्य है, वो मिट्टी के अंदर के अन्नद्रव्य फसल को वहां पे नहीं मिल रहे। उसकी वजह से भी फसल का विकास अच्छी तरह से नहीं होता है, फसल का डेवलपमेंट अच्छी तरह से नहीं होता है। ऊपर से पिछले कुछ सालों से वातावरण में इतने सारे बदलाव आते हैं कि उस बदलाव के चलते हमारी जो फसल है वो तनाव के अंदर आती है, फसल का जो ग्रोथ है वो वहां पे रुक जाता है। तो हमें वहां पे ज्यादातर फूल फल वहां पे नहीं मिलते, हमारा पैदावार वहां पे कम होता है, यील्ड हमारा वहां पे कम होता है। उसके साथ साथ, क्योंकि हम अगर ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, हम अगर जैविक खेती कर रहे हैं, तो हमें उसके ऊपर जो अन्नद्रव्य डालना है उसमें भी कुछ हद तक हमें लिमिटेशंस वहां पे आती है। तो ऑर्गेनिक खेती में फसल की जो ग्रोथ है वहां पे हमें बहुत ज्यादा मात्रा में दिक्कत आती है। फ्लावरिंग फ्रूटिंग में हमें ज्यादा मात्रा में दिक्कत आती है, बहुत सारी मात्रा में फूल झड़ने की दिक्कत हो, कम से कम फूल लगना हो, ये चैलेंजेस के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे। तो जो भी हम लोग ऑर्गेनिक प्रोड्यूस वहां पे लेंगे तो उसकी क्वालिटी सबसे जरूरी होता है, क्योंकि मार्केट में अगर हमें अच्छा प्राइस लेना है, मार्केट में अगर हमें अच्छा मुनाफा कमाना है, तो हमारा पैदावार भी अच्छा होना चाहिए और हमारे पैदावार की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो जिस पैदावार की क्वालिटी अच्छी होगी उसको मार्केट में ज्यादा से ज्यादा प्राइस मिलता है। तो ये जो दिक्कतें हमें ऑर्गेनिक खेती के अंदर आती है, तो ये सारी दिक्कतों को कम करने के लिए हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स है, हमारे पास कुछ इकोसर्ट सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है, जिसको हम लोग अपनी खेती में डाल के हम अच्छा से अच्छा ऑर्गेनिक प्रोड्यूस वहां पे ले सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से प्रोड्यूस हम लोग, कौन कौन से इकोसर्ट हमारे प्रोडक्ट्स वहां पे यूज कर सकते हैं, तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो जो भी हमें मिट्टी के ऊपर दिक्कत आती है, जो हम लोग बोल रहे हैं कि हमारी मिट्टी बीमार है, हमारी मिट्टी जो है तो ज्यादा से ज्यादा पैदावार देने के लिए वहां पे सक्षम नहीं है। तो आज की डेट में अगर हम लोग हमारी मिट्टी के अंदर की दिक्कतें देखेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा जो हमने पिछले कुछ सालों से रासायनिक खाद का यूज किया, इस्तेमाल किया, उस रासायनिक खाद में बहुत ज्यादा मात्रा में क्षार होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, वो अपनी मिट्टी के ऊपर इकट्ठा होते हैं, जिसकी वजह से कठोर बनती है, हार्ड बनती है। और जो भी मिट्टी अपनी हार्ड बनेगी, वैसी मिट्टी के अंदर पानी का पर्कुलेशन अच्छी तरह से नहीं होता है, मिट्टी के अंदर नमी बरकरार नहीं रहती है, मिट्टी के अंदर जो जड़ों का विकास होने के लिए परिस्थिति अच्छी होनी चाहिए वो वहां पे नहीं होती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग जो अपना फसल वहां पे लेते हैं तो उसका ग्रोथ वहां पे हमें समाधान कारक नहीं मिलता है। उसके साथ साथ जो भी अपनी मिट्टी का आज की कंडीशन अगर हम लोग देखते हैं, तो मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फसल को ज्यादा से ज्यादा अन्य द्रव्यों का शोषण करवाने के लिए। तो आज अगर हम लोग हमारी मिट्टी को देखेंगे, तो अपनी मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन, जिसको हम लोग अपनी मिट्टी का आत्मा बोलते हैं, तो वो बहुत कम मात्रा में वहां पे है। अगर हम नॉर्मली इंडिया की मिट्टी की बात करेंगे तो आप कहीं की भी मिट्टी वहां पे टेस्ट करो, उसका ऑर्गेनिक कार्बन आपको 0.3 0.4 के आसपास दिखाई देगा, जो कि होना चाहिए 1% से ऊपर। अगर इतना कम हमारे मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा वहां पे अन्न द्रव्य डालना पड़ता है, तब जाके हमारा फसल वहां पे अच्छा ग्रो होता है। तो इसके लिए हमें हमारी मिट्टी पहले ठीक करना है, क्योंकि ये जो मिट्टी होती है ये कोई भी फसल का फाउंडेशन होता है। और अगर हमारा फाउंडेशन अच्छा है, तो बाद में हमें जो फसल वहां पे लेना है, बाद में हमें जो क्रॉप वहां पे लेना है, तो उसमें हम लोग कम से कम अन्न द्रव्य का इस्तेमाल करके भी अपनी फसल वहां पे हमें अच्छी पैदावार दे सकती है। तो ये जो मिट्टी के अंदर दिक्कत हम लोग देख रहे हैं, तो ये हम लोग किस तरह से कम कर सकते हैं।
तो हम लोग गोबर की खाद यूज कर सकते हैं, हम लोग ग्रीन मैन्योर यूज कर सकते हैं, हम लोग जो भी सेंद्रिय खाद आती है वो हम लोग उस यूज कर सकते हैं, मिट्टी की जो दिक्कतें हमने ऊपर देखी उसको कम करने के लिए। क्रॉप रोटेशन हम लोग कर सकते हैं, एक ही फसल बार बार न लेके हम लोग फसल को चेंज कर सकते हैं। क्रॉप के जो रेसिड्यूज आते हैं, जो पत्ते वगैरह आते हैं, तो उसको हम लोग मल्चिंग के रूप में यूज कर सकते हैं। तो अगर हमें हमारी मिट्टी को ठीक करना है, अगर हमें हमारी मिट्टी की हेल्थ को सुधारना है, तो हमें ऑर्गेनिक जो खाद है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। हमें ऑर्गेनिक खाद ज्यादा से ज्यादा मात्रा में डालना जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से हमने ऑर्गेनिक जो खाद डालना है तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में कम कर दिया है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि ऑर्गेनिक खाद पिछले कुछ सालों से वहां पे डाल ही नहीं रहे। उसके अगेंस्ट वो रासायनिक खाद को ज्यादा मात्रा में डालते आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारे मिट्टी का हेल्थ और भी ज्यादा खराब वहां पे हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं कि सबको पता है कि मैंने अगर मेरी मिट्टी में गोबर की खाद का प्रयोग किया, गोबर की खाद डाला, तो मेरी मिट्टी वहां पे अच्छी होनी होनी ही होनी है। लेकिन फिर भी किसान गोबर की खाद का प्रयोग वहां पे नहीं कर पाता, किसान कंपोस्ट खाद का प्रयोग वहां पे नहीं कर पाता। इसके पीछे रीजन ये है कि ये जो गोबर की खाद हम लोग बोल रहे हैं, तो ये गोबर की खाद हो गया, या फिर पोल्ट्री मैन्योर हो गया, या फिर बकरी की खाद हो गया, कंपोस्ट खाद हो गया, तो ये खाद डाल के हम लोग हमारी मिट्टी को सुधार सकते हैं। ये हमें पता है, लेकिन फिर भी हम लोग ये वहां पे डाल नहीं रहे हैं। इसका रीजन ये है कि ये जो खाद है ये हमें बहुत कम मात्रा में मिलती है, क्योंकि हमने जानवरों का पालना वहां पे कम कर दिया है, तो हमें गोबर की खाद कम मात्रा में मिलती है। दूसरा, जो भी थोड़ा बहुत गोबर की खाद हमें मिलता है तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है। बहुत सारे किसान गीला गोबर का खाद यूज करता है, तो उसकी वजह से फायदा कम नुकसान ज्यादा मात्रा में होता है। जो भी हमें ऑर्गेनिक मैन्योर वहां पे डालना है, गोबर की खाद डालना है, तो उसको ज्यादा मात्रा में डालना पड़ता है। मतलब 1 एकड़ का डोज अगर हम लोग देखेंगे तो 4 से 5 टन गोबर की खाद हमें 1 एकड़ में डालना पड़ता है, तब जाके हमें वहां पे उसका अच्छा परिणाम दिखता है। तो इतना ज्यादा मात्रा में अगर गोबर की खाद लाना है तो एक तो वो मिलता नहीं है, दूसरा लाने के लिए उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगता है, उसको खेती में डालने के लिए अतिरिक्त लेबर वहां पे लगता है। तो ये सारी दिक्कतों की वजह से किसान को गोबर की खाद का फायदा मालूम होने के बाद भी किसान गोबर की खाद वहां पे नहीं यूज करता है। और अगर हमें जैविक खेती करना है, और तो हमें सबसे पहले हमारा मिट्टी वहां पे ठीक करना है, मिट्टी का हेल्थ वहां पे सुधारना है। और अगर मिट्टी को ठीक करना है तो हमें गोबर की खाद जैसे सेंद्रिय खाद का प्रयोग वहां पे करना जरूरी है। लेकिन अगर इतने सारे दिक्कतों का सामना अगर हमें वहां पे करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं अगर हमें हमारी मिट्टी को सुधारना है और गोबर की खाद में इतनी सारी दिक्कतें वहां पे आ रही है, तो इसके लिए हमने geoxol.com का एक केंद्रीय खाद यहाँ पे विकसित किया है, जो कंप्लीटली ऑर्गेनिक है। इसके अंदर हम किसी भी तरह से कोई भी रासायनिक घटक वहां पे नहीं देते हैं। ये दो स्वरूप में हम लोग देते हैं, एक ग्रैन्युलर फॉर्म में, दानेदार फॉर्म में, और एक लिक्विड फॉर्म में। मतलब जहाँ पे आपके पास ड्रिप है, आप लिक्विड जियोक्सोल यूज कर सकते हैं। जहाँ पे आपके पास ड्रिप नहीं है, या फिर किसी भी फसल में आप जियोक्सोल.com जो दानेदार फॉर्म में आता है वो यूज कर सकते हैं। तो जो जो फायदे आपको गोबर की खाद से मिलने मिलने वाले हैं, वो सारे फायदे देने का काम ये जियोक्सोल.com वहां पे करता है। तो जियोक्सोल.com जो है, तो आपको बेसल डोज में, या फिर आप जब टॉप ड्रेसिंग में जो खाद आप लोग डालते हैं, तो उसके अंदर आप 10 से 15 kg जियोक्सोल.com वहां पे डाल सकते हैं। और ये जो जियोक्सोल लिक्विड है, ये आप ड्रिप थ्रू या फिर ड्रेंचिंग के माध्यम से 1 से 2 लीटर पर एकड़ की डोज से अगर आप डालते हो, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, ये आपकी मिट्टी की हेल्थ को सुधारने के लिए काम करेगा, मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए काम करेगा। जैसे आप जियोक्सोल को डालते हो तो आपकी मिट्टी वहां पे भुरभुरी बनती है, उरस बनती है, मिट्टी के अंदर पानी का पर्कुलेशन अच्छी तरह से होता है, मिट्टी के अंदर हवा ज्यादा मात्रा में वहां पे होती है, क्योंकि जितना ज्यादा आपका मिट्टी भुरभुरा बनेगा उतना ज्यादा मिट्टी के अंदर पानी का पर्कुलेशन अच्छा होगा, मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी रहेगी, मिट्टी में नमी बरकरार रहेगी। और सबसे अच्छा बेनिफिट, मतलब
जो भी फसल की जड़ों को नीचे जाने के लिए एक अच्छा सिचुएशन वहां पे होना चाहिए, परिस्थिति वहां पे होनी चाहिए, वो परिस्थिति तैयार करवा के देने का काम ये जॉबजोन वहां पे करता है। इसके साथ साथ जैसे आप jobzone.com को डालते हो, तो ये सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी का तैयार करने का काम वहां पे करता है। सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने का काम ये jobzone.com वहां पे करता है। और जितना ज्यादा मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, उतना ज्यादा मिट्टी के अंदर जो फायदेमंद जीवाणु होते हैं, वो फायदेमंद जीवाणु की संख्या ज्यादा मात्रा में होती है। और जो भी अन्नद्रव्य मिट्टी के अंदर पड़ा है, वो अन्नद्रव्य उसको खाने योग्य बनाने का काम, फसल को अवेलेबल करवाने का काम ये जीवाणु वहां पे करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा अगर हमारी मिट्टी के अंदर सेंद्रीय कार्बन रहेगा, ऑर्गेनिक कार्बन रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा जीवाणु मिट्टी के अंदर रहेगी। जितने ज्यादा से ज्यादा जीवाणु मिट्टी के अंदर रहेगी, उतना ज्यादा से ज्यादा अन्नद्रव्य मिट्टी के मार्फत फसल को वहां पे मिलेगा। और हमारी जो फसल है, उसको अन्नद्रव्य की कमी वहां पे नहीं आएगी। तो सबसे पहले अगर हमें मिट्टी को सुधारना है, तो हमें jobzone.com ये एक पर्याय हमारे सामने है, जिसको आप यूज करके आपका जो जैविक खेती के लिए आपको फाउंडेशन मजबूत करना है, तो वो वहां पे करवा सकते हैं। यही अगर हम जो हम लोग ऑर्गेनिक खाद डालते हैं, जिसमें हम गोबर की खाद देख सकते हैं, हम लोग कंपोस्ट खाद देख सकते हैं, हम लोग पोल्ट्री का खाद देख सकते हैं। तो इससे अगर हम jobzone.com का तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोबर की खाद आपको 2 टन 3 टन 4 टन पर एकड़ की डोज से डालना पड़ता है। वही आप jobzone.com देखेंगे, तो 35-40 किलो हेक्टर की डोज आपको उतना इम्पैक्ट दे सकती है, जितना आपको 4 टन 5 टन जो आप गोबर की खाद डालते हो तो उससे मिलता है। वही गोबर की खाद अगर आप गीली डालते हो, तो उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में खरपतवार की बीज आने का चांसेस होता है। उसमें रोगों का, कीड़ों का माध्यम हो सकता है। वो आपको jobzone.com में नहीं मिलता है। अगर आपको 8-10 टन गोबर की खाद लाना है, तो आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देना पड़ता है। वो आपको खेती में डालने के लिए आपको लेबर वहां पे लगवाना पड़ता है, तो अतिरिक्त तो वो खर्चा आपका होता है। वही वो खर्चा आप jobzone.com में वहां पे बचा सकते हैं। क्वालिटी गोबर की खाद का आपको कैसे मिलेगा ये पता नहीं होता है। jobzone.com का क्वालिटी आपको कंसिस्टेंट मिलेगा, एक जैसा ही क्वालिटी हम लोग jobzone.com का वहां पे देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम गोबर की खाद को एक पर्याय jobzone.com का बोल सकते हैं। उसके साथ साथ फसल को फास्फोरस भी शुरुआती के अवस्था में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर किसी फसल को फास्फोरस नहीं मिलता है, तो फसल की जड़ों का विकास अच्छी तरह से नहीं होता है। और जितना जड़ों का विकास कम होगा, उतना जड़ें मिट्टी में कम से कम नीचे चली जाएगी। जितना जड़ों का विकास कम होगा, उतना अन्नद्रव्य का अपटेक वहां पे कम होगा। तो ये जो अपनी मिट्टी के अंदर आपको आप किसी भी सॉइल का टेस्टिंग अगर करते हो, तो मिट्टी के अंदर एन भी होता है, पी भी होता है, के भी होता है, मतलब नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, पोटेश भी होता है। लेकिन उसमें से जो फास्फोरस है, वो मिट्टी के अंदर लीच आउट हो जाता है, फिक्स हो जाता है। मिट्टी के अंदर फास्फोरस होने के बाद भी वो फास्फोरस फसल को वहां पे मिलता नहीं है। और फास्फोरस की कमी की वजह से फसल की जड़ों का विकास रुक जाता है। फसल की जड़ों का विकास रुकने से फसल की ग्रोथ वहां पे रुक जाती है। तो इसके लिए आप हमारा प्रॉम ओसा जो है, तो इसको यूज कर सकते हैं। प्रॉम ओसा मतलब फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। तो इसके साथ साथ हमने ऑर्थो सिलिसिक एसिड भी दिया है। तो ये जो प्रॉम ओसा होता है, तो ये इसके अंदर जो फास्फोरस होता है, वो फसल को जल्दी और ज्यादा मात्रा में वहां पे मिल जाता है, क्योंकि प्रॉम ओसा के अंदर ऑर्गेनिक मैन्योर भी होता है। तो ये जो ऑर्गेनिक मैन्योर इसके अंदर हम लोग देते हैं, तो इससे हमारी मिट्टी का भी हेल्थ सुधारता हेलो। है। प्रॉम्बोसा की वजह से जो हमें फास्फोरस फसल को वहां पे जरूरी है, वो फास्फोरस रेडी मात्रा में वहां पे मिलता है। इसके साथ साथ इसके अंदर जो हम लोग Ectorida, ऑर्थोसिलिसिक एसिड देते हैं, तो ये ऑर्थोसिलिसिक एसिड उस फास्फोरस की अवेलेबिलिटी को भी बढ़ाता है। क्योंकि ऑर्थोसिलिसिक एसिड जिसको हम लोग सिलिकॉन का अवेलेबल सोर्स बोलते हैं, तो सिलिकॉन एक अच्छा कैरियर का रोल वहां पे प्ले करता है। ये भी इकोसर्ट सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, ग्रैन्युलर फॉर्म में है। तो इसको आप 40 kg पर एकड़ की डोज से बेसल जो आप कोई भी फसल वहां पे
लगाते हैं तो उसके साथ आप प्रामोसा को वहां पे दे सकते हैं। तो सबसे पहले ये आपको फास्फोरस की अवेलेबिलिटी वहां पे ज्यादा मात्रा में करेगा। जितना ज्यादा फास्फोरस फसल को मिलेगा उतना ज्यादा जड़ों का विकास अच्छी तरह से होगा। जितना ज्यादा जड़ों का विकास होगा उतना ज्यादा अन्न द्रव्य वहां पे फसल को मिलेगा, और अपना जो फसल है वो वहां पे हरा भरा बन जाएगा। उसके साथ साथ अगर हम लोग जैविक खेती की बात कर रहे हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा जो मिट्टी के अंदर अन्न द्रव्य है उसका फायदा फसल को वहां पे देना जरूरी है। क्योंकि अगर हम लोग रासायनिक खाद अगर डालते हैं तो फसल को वहां पे अन्न द्रव्य मिल जाता है, लेकिन जैविक खेती के अंदर हम लोग रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसके लिए अपनी मिट्टी के अंदर जितने भी अन्न द्रव्य पड़े हैं वो ज्यादा से ज्यादा कैसे फसल को मिलेंगे, इसके लिए हमें काम करना जरूरी होता है। तो इसके लिए क्योंकि होता क्या है कि जड़ों के विकास के लिए मिट्टी के अंदर एक लिमिटेशन आता है। अगर आप कोई भी सपोज आप मिर्ची का अगर पौधा देखते हैं तो मिर्ची का पौधा जो है तो उसकी जड़ें आपको मिट्टी के अंदर ज्यादा से ज्यादा 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 1 फीट के आसपास मिलेगी। लेकिन वही 1 फीट के नीचे भी वहां पे अन्न द्रव्य हो सकता है, 1 फीट के आजू बाजू में भी वहां पे अन्न द्रव्य हो सकता है। तो जिस अन्न द्रव्य के संपर्क में ये फसल की जड़ें नहीं पहुंच पाती वो अन्न द्रव्य उस फसल को वहां पे नहीं मिलता है। तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अगर आपको मिट्टी के अंदर का अन्न द्रव्य फसल को वहां पे देना है तो जड़ों का विकास अच्छी तरह से होना जरूरी है, जड़ों का विकास ज्यादा मात्रा में होना जरूरी है। तो इसके लिए एक माइकोराइजा फंगस फसल की मदद वहां पे करता है। तो ये जो माइकोराइजा होता है ये अपनी फसल की जड़ों के ऊपर डेवलप होता है, विकसित होता है, और जहां तक अपनी जड़ें नहीं पहुंच पाती उससे भी नीचे जाके वहां पे जो अन्न द्रव्य पानी पड़ा है तो वो उठा के फसल को देने का काम ये माइकोराइजा वहां पे करता है। तो ऐसा ही माइक्रोऑक्सोल हमने यहाँ पे विकसित किया है। इकोसर्ट सर्टिफाइड ये भी उत्पादन है। ये हम लोग दो स्वरूप में देते हैं, एक दानेदार स्वरूप में और एक पाउडर स्वरूप में। तो जहाँ पे आपके पास ड्रिप है वहां पे आप माइक्रोऑक्सोल 4G जो पाउडर फॉर्म में है ये कंप्लीटली पानी में मिक्स हो जाता है, घुल जाता है। तो आप किसी भी तरह से कोई भी ड्रिप के थ्रू आप माइक्रोऑक्सोल 4G वहां पे दे सकते हैं। जहाँ पे अपने पास ड्रिप नहीं है वहां पे हम लोग माइक्रोक्सोल ग्रैन्यूल वहां पे दे सकते हैं। लेकिन आप माइक्रोक्सोल तभी देंगे जब आपका फसल वहां पे आपकी खेती के ऊपर वहां पे खड़ा होगा, क्योंकि कोई भी माइक्रोराइजा फसल की जड़ों के ऊपर ही वहां पे विकसित होता है। तो माइक्रोराइजा की ग्रोथ के लिए फसल वहां पे होना जरूरी है, फसल की जड़ें वहां पे होना जरूरी है। तो कोई भी फसल लगाने के 8 10 15 दिन के बाद आप माइक्रोक्सोल ग्रैन्यूल या फिर माइक्रोक्सोल 4G वहां पे दे सकते हैं। तो ये जो माइक्रोक्सोल हम लोग बनाते हैं इसके अंदर हम लोग माइक्रोराइजा के साथ साथ 13 अलग अलग पोषण द्रव्य भी देते हैं। तो ये 13 अलग अलग पोषण द्रव्य माइक्रोराइजा की खुद की ग्रोथ के लिए भी वहां पे फायदेमंद साबित होते हैं, और उसके साथ साथ फसल की ग्रोथ के लिए भी ये 13 अलग अलग पोषण द्रव्य वहां पे काम करते हैं। तो ये जो माइक्रोक्सोल हम लोग देते हैं तो ग्रैन्युलर माइक्रोक्सोल हम 4 kg पर एकड़ की डोज से वहां पे डाल सकते हैं। वही हम माइक्रोक्सोल फुर्जी अगर देखते हैं तो ये 100 ग्राम पर एकड़ की डोज से हम ड्रिप थ्रू या फिर ड्रेंचिंग के माध्यम से वहां पे दे सकते हैं। तो ये माइक्रोक्सोल इसके अंदर जो माइक्रोराइजा है ये किस तरह से अपनी फसल के साथ काम करता है, तो ये अगर हम लोग देखते हैं तो माइक्रोराइजा के अंदर माइक्रोराइजा के बीज माइक्रोक्सोल के अंदर माइक्रोराइजा के बीज वहां पे होते हैं। जैसे हमारे जो हम लोग बीज वहां पे बुआई करते हैं तो उसी तरह के बीज माइक्रोराइजा के होते हैं, और उसको जैसे हम लोग अपनी मिट्टी के अंदर डालते हैं तो उस बीज में से एक माइसिलियम बाहर निकलता है, मतलब जड़ बाहर निकलती है। और वो जो माइक्रोराइजा की जड़ है वो अपनी फसल की जड़ के अंदर वहां पे जाती है, और उसको जो थोड़ा बहुत अन्न द्रव्य वहां पे लगता है वो अन्न द्रव्य फसल की जड़ों के अंदर से माइक्रोराइजा की जड़ खींच लेती है, और उसके साथ असंख्य ऐसे माइक्रोराइजा की जो जड़ें होती है वो मिट्टी के अंदर फैलाने का काम वहां पे चालू होता है। तो जहाँ पर हमारी फसल की जड़ें नहीं पहुंच पाती उससे भी नीचे जाके वहां पे जो अन्न द्रव्य पानी पड़ा है तो वो अन्न द्रव्य पानी उठा के फसल को देने का काम ये माइक्रोक्सोल के अंदर की माइक्रोराइजा वहां पे करती है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोग मिट्टी के अंदर का अन्न द्रव्य फसल को वहां पे दे देते हैं तो फसल के अंदर किसी भी तरह की कोई भी अन्न द्रव्य की कमी नहीं आती है, फसल का ग्रोथ वहां पे अच्छी तरह से दिख जाता है। तो जैसे आप माइक्रोराइजा को डालते हो
तो जड़ों की संख्या वहां पे ज्यादा मात्रा में होती है, जड़ों का विकास अच्छी तरह से होता है, और जितना ज्यादा जड़ों का विकास होगा उतना ज्यादा आपको आपकी फसल को अन्न द्रव्य मिलेगा, फसल जो है तो वो हरा भरा वहां पे दिखाई देगा। उसके साथ साथ जो भी वातावरण में बदलाव होता है, तो वातावरण में बदलाव मतलब कम ज्यादा तापमान होना, कम ज्यादा बारिश होना, कम ज्यादा पानी फसल को मिलना, उसके साथ साथ आर्द्रता जो होती है, ह्यूमिडिटी जो होती है, तो वो कम ज्यादा वहां पे होना। तो ऐसे जो वातावरण बदलाव के अंदर जो दिक्कतें फसल के ऊपर आती है, तो उससे फसल में अजैविक तनाव वहां पे आता है, अबायोटिक स्ट्रेस वहां पे आता है। और कोई भी फसल अगर आपकी तनाव के अंदर आती है, तो उसके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, जो चयापचय क्रिया उसके अंदर होती है, उसमें बाधाएं आती है, और उसके अंदर जो अन्न द्रव्य बनता है वो वहां पे न बनने से उस फसल की ग्रोथ वहां पे रुक जाती है। और जैसे ही बार बार वो वातावरण में बदलाव आता है, तो ऐसे बार बार वातावरण में बदलाव आने के साथ साथ फसल के अंदर रोगों का, कीड़ों का माध्यम भी वहां पे बढ़ता है, रोगों का, कीड़ों का इंसिडेंस भी उसके अंदर ज्यादा मात्रा में होता है। और उससे जो तनाव फसल के ऊपर आता है, तो उसको हम लोग बायोटिक स्ट्रेस बोलते हैं, जैविक तनाव बोलते हैं। और जैसे हमारी फसल अजैविक जैविक तनाव के अंदर आती है, तो उसका जो ग्रोथ है वो वहां पे रुकता है, उसमें विकास उसका रुक जाता है, फल फूल कम लगते हैं, पैदावार हमारा वहां पे कम होने का चांसेस होता है। तो ऐसे बदलते मौसम से अपनी फसल को सुरक्षा देने के लिए सिलिकॉन नाम का एक अन्न द्रव्य फसल की वहां पे मदद करता है। और अगर हम लोग देखते हैं, तो अपनी मिट्टी के अंदर 28% तक सिलिकॉन वहां पे पड़ा है। लेकिन आप यहाँ पे बोलेंगे कि अगर इतना ज्यादा ऊपरा बगल लिया। अपनी मिट्टी के अंदर सिलिकॉन पड़ा है, तो हमें वातावरण बदलाव से हमारी फसल को संरक्षण देने के लिए अतिरिक्त उपाय योजना करने की क्या जरूरत है? तो ये जो सिलिकॉन अपनी मिट्टी के ऊपर पड़ा है, तो ये सिलिकेट फॉर्म में होता है, और कोई भी फसल सिलिकेट सिलिकॉन को अवशोषित नहीं कर पाती जब तक उस सिलिकेट सिलिकॉन को मिट्टी के अंदर जो फायदेमंद जीवाणु होते हैं उसका ऑर्थोसिलिसिक एसिड में उसको रूपांतरित नहीं कर पाते, तब तक उस सिलिकॉन का फसल को फायदा नहीं मिलता है। और मिट्टी के अंदर जीवाणु की संख्या कम होने के चलते मिट्टी के अंदर का सिलिकेट सिलिकॉन ऑर्थोसिलिसिक एसिड में वहां पे नहीं कन्वर्ट हो रहा है, और हमें ऊपर से ऑर्थोसिलिसिक एसिड वहां पे देना पड़ता है, तब जाके हमारा फसल जो है तो वो जैविक अजैविक तनाव मुक्त होती है। तो इसके लिए हमने सिलिकल उपसा विकसित किया है। तो इसके अंदर हम लोग डायरेक्टली ऑर्थोसिलिसिक एसिड देते हैं, जिसको हम लोग सिलिकॉन का जैव उपलब्ध स्वरूप बोलते हैं, क्योंकि कोई भी फसल सिर्फ और सिर्फ ऑर्थोसिलिसिक एसिड के ही स्वरूप में सिलिकॉन को वहां पे अवशोषित कर पाती है। और ये जो ऑर्थोसिलिसिक एसिड होता है, ये ज्यादा समय तक स्टेबल नहीं रह पाता है, मतलब उसके मूल स्वरूप में वो वहां पे नहीं रह पाता है। तो उसको स्टेबल रखने के लिए जो स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस यूज किया जाता है, तो उसके लिए हमारे पास पेटेंट है। मतलब आपको स्टेबलाइज ऑर्थोसिलिसिक एसिड का कोई भी प्रोडक्ट आपको मार्केट में वहां पे नहीं मिलेगा। जो भी प्रोडक्ट आपको मार्केट में सिलिकॉन के मिलेंगे, एक तो वो पाउडर फॉर्म में मिलेंगे, सिलिकेट फॉर्म में मिलेंगे, या फिर जो भी ऑर्थोसिलिसिक एसिड करके दे रहे हैं, तो उसका अगर आप पीएच देखेंगे तो वो अल्कलाइन पीएच आपको मिलेगा, 8 9 10 के आसपास उस प्रोडक्ट का वहां पे पीएच मिलेगा। तो ये जो ऑर्थोसिलिसिक एसिड का सिलिक्सोल ओसा हम लोग देते हैं, तो अगर हमें अपनी जैविक खेती के अंदर अपनी फसल को जैविक अजैविक तनाव से सुरक्षा देना है, तो आप सिलिक्सोल ओसा का अगर 3 ml पर लीटर पानी की डोज से अगर स्प्रे करते हैं, या फिर ड्रिप के थ्रू 1 लीटर पर एकड़ की डोज से अगर हम लोग सिलिक्सोल ओसा देते हैं, तो ये सिलिक्सोल ओसा आपकी फसल को वेदर प्रूफ बनाता है, आपकी फसल को वेदर प्रूफ करता है, जिसकी वजह से कितना भी मौसम में बदलाव आए, कितना भी टेम्परेचर कम ज्यादा हो, कितना भी पानी कम ज्यादा हो, कितना भी बारिश कम ज्यादा हो, कितना भी ह्यूमिडिटी कम ज्यादा हो, तो उसका कोई भी असर फसल पे ना आने देने के लिए ये सिलिकॉन ओसा वहां पे काम करता है। ये भी इकोसर्ट सर्टिफाइड उत्पादन है, मतलब आप आपकी जैविक खेती में इसको यूज कर सकते हैं। अजैविक तनाव से तो सिलिकॉन ओसा फसल को संरक्षण देता ही है, उसके साथ साथ जैविक तनाव को भी फसल के ऊपर न आने देने के लिए ये सिलिकॉन ओसा काम करता है। अभी जैविक तनाव हमने ऊपर देखा कि ज्यादा से ज्यादा अगर रोगों का, कीड़ों का अगर प्रादुर्भाव किसी फसल के ऊपर होता है, तो उसकी वजह से जैविक तनाव फसल के ऊपर आता है। तो जैसे आप सिलिकॉन ओसा को
आपकी खेती के ऊपर डालते हो, फसल के ऊपर डालते हो, तो इसके अंदर जो ऑर्थोसिलिसिक एसिड है, वो ऑर्थोसिलिसिक एसिड आपकी फसल की पत्तों के ऊपर एक थिन हार्ड लेयर बना देता है, कठोर लेयर बना देता है, जिसको हम लोग सिलिका लेयर ऐसा बोलते हैं। तो ये हार्ड लेयर की वजह से जो भी रस सकिंग पेस्ट जो होता है, जो भी कीड़े होते हैं, जो भी फफूंद के रोग होते हैं, तो उनके जो माउथ पार्ट्स है वो हार्ड लेयर की वजह से अंदर नहीं जा पाते, और उनको जो अन्नरस वहां पे जरूरी होता है वो वहां पे न मिलने के चलते एक तो वो वहां पे मर जाते हैं, या फिर हमारी फसल से दूर जाने के लिए वहां पे परावृत्त हो जाते हैं। तो मतलब सिलिक्सोन ओसा फसल को जैविक तनाव मुक्त करने के लिए भी काम करता है। इसके साथ साथ ये जो सिलिकॉन होता है, ये हेलो सर। बाकी अन्न द्रव्यों को अपने साथ लेके फसल के अंदर जाने के लिए वहां पे काम करता है। तो मतलब जैसे आप सिलिकॉन ओसा को डालते हो, तो इसकी वजह से बाकी अन्न द्रव्य का शोषण भी फसल के अंदर ज्यादा मात्रा में होता है। और इतना ही नहीं, क्योंकि अन्न द्रव्य का सिर्फ शोषण होने से फसल का ग्रोथ वहां पे प्रॉपर नहीं होता है, तो उस अन्न द्रव्य का जब तक फसल के अंदर बैलेंस नहीं हो पाता, तब तक उस अन्न द्रव्य का फसल को 100% फायदा नहीं मिलता है। तो फसल के अंदर अन्न द्रव्य का अपटेक करवाने के साथ साथ उस अन्न द्रव्य का समतोल रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए ये सिलिकॉन ओसा वहां पे काम करता है। क्योंकि अगर फसल के अंदर एकाध अन्न द्रव्य की मात्रा ज्यादा होती है, तो दूसरे अन्न द्रव्य की कमी वहां पे आती है, तो वहां पे फसल के हर एक भाग में वो अन्न द्रव्य सम मात्रा में होना जरूरी होता है, तो वो करने का काम आपका सिलिकॉन ओसा वहां पे करता है। और जैसे अन्न द्रव्य का शोषण बढ़ता है, तो फसल का जो ग्रोथ है वो वहां पे प्रॉपर होता है। इसके साथ साथ फसल जैसे हम लोग जैविक खेती के बारे में बात करते हैं, तो जैविक खेती में फसल का ग्रोथ वहां पे प्रॉपर होना जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा ब्रांचेस पे आएंगी, जितना ज्यादा टिलर्स वहां पे आएंगे, जितना ज्यादा फसल हरी भरी रहेगी, उतना ज्यादा फसल में के अंदर फल फूल ज्यादा लगने का चांसेस होता है, फसल का जो पैदावार है वो बढ़ने का चांसेस वहां पे होता है। तो उसके लिए हमें कुछ बायो स्टिमुलेंट्स उसके अंदर डालना जरूरी होता है, जिसकी वजह से फसल का ओवरऑल ग्रोथ वहां पे होना जरूरी होता है। तो इसके लिए आप प्रीविड ग्रैन्यूल और प्रीविड लिक्विड को वहां पे यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग सीविड एक्सट्रैक्ट देते हैं, मतलब जो समंदर का जो अलगी होता है उसका एक्सट्रैक्ट हमने प्रीविड में डाला है। तो ये भी एक इकोसर्ट सर्टिफाइड उत्पादन है। तो इससे अगर आप आपकी जैविक खेती के अंदर डालते हो, तो इसके अंदर जो हम लोग सीविड एक्सट्रैक्ट देते हैं, तो इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रोटीन्स होता है, विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो इसकी वजह से फसल को रेडी फॉर्म में अन्न द्रव्य वहां पे मिलता है, और जो फसल का ग्रोथ शुरुआती के अवस्था होता है वो वहां पे मिल जाता है, फसल हरी भरी वहां पे होती है। तो फसल की ग्रोथ के लिए, फसल के विकास के लिए, फसल के अंदर हरा भरापन रहने के लिए आप प्रिविड ग्रैन्यूल 5 kg पर एकड़ की डोज से बेसल डोज में वहां पे यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ प्रिविड लिक्विड जो है, तो इसको आप 3 ml पर लीटर पानी से स्प्रे वहां पे कर सकते हैं। तो जैसे आप प्रिविड का यूज करेंगे, तो हमारा जो फसल है वो वहां पे उसका परिपूर्ण विकास होता है, फसल हरा भरा वहां पे रहता है, फसल के अंदर जो पत्ते होते हैं उसकी साइज वहां पे बढ़ती है। तो जितना ज्यादा पत्ता बड़ा होगा, हरा भरा रहेगा, उतना फसल के अंदर, उतना पत्ते के अंदर अन्न द्रव्य ज्यादा मात्रा में बनेगा, और फसल को रेडी उसका अन्न द्रव्य वहां पे मिलेगा, फसल की ग्रोथ वहां पे अच्छी तरह से होगी। जितना ज्यादा फसल का शुरुआती अवस्था में ग्रोथ होगा, उतना ज्यादा हमें ज्यादा से ज्यादा पैदावार बढ़ाने के लिए वहां पे फायदा मिलेगा। ग्रोथ के साथ साथ हमें फल फूल वहां पे जरूरी होता है। जैविक खेती के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में हमें फ्लावरिंग स्टेज में दिक्कत आता है, कम से कम फल फूल लगना, ज्यादा से ज्यादा फूल झड़ना, और कम से कम फ्रूट वहां पे लगना, फल वहां पे लगना। तो ये जो फ्लावरिंग के अंदर हमें दिक्कत आती है, तो इसको कम करने के लिए हम अगर उपाय योजना टाइम पे वहां पे करते हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा वहां पे होने का चांसेस होता है। क्योंकि अगर आपका फूल कम लगता है, फूल झड़ना ज्यादा होता है, तो डायरेक्टली आपका फल वहां पे कम होता है, डायरेक्टली आपका पैदावार वहां पे कम हो सकता है। तो इसके लिए हमने एम्पलीफाई नाम का एक प्रोडक्ट यहाँ पे विकसित किया है। ये भी इकोसर्ट सर्टिफाइड है, तो मतलब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम 3 प्रकार के एमिनो एसिड देते हैं। एक ट्रिप्टोफैन,
दूसरा एस्पराजिन और तीसरा ग्लाइसिन। ये 3 एमिनो एसिड ऐसे हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग के लिए काम करते हैं। तो जैसे आप 2 से 3 ml पर लीटर पानी की डोज से जैसे आपका फसल के अंदर 5 से 10% फ्लावर आना चालू हो जाता है, फूल आना चालू होता है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप एम्पलीफाई को अगर वहां पे छिड़काव करते हैं, तो इसके अंदर के जो 3 एमिनो एसिड है, ये फसल के अंदर ज्यादा से ज्यादा फूल आने के लिए वहां पे काम करते हैं। दूसरा, जो फूल फसल के ऊपर वहां पे लगते हैं, तो उसका झड़ना कम करने के लिए ये एम्पलीफायर वहां पे काम करता है। और जितना ज्यादा फूल लगेगा, जितना फूल झड़ना कम होगा, उतना ज्यादा आपको वहां पे फल मिलेगा। तो फसल के अंदर ज्यादा से ज्यादा फूल लाने के लिए, फूलों का झड़ना कम करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा फूलों का रूपांतर फलों में करने के लिए ये एम्पलीफाई वहां पे काम करेगा। और जितना ज्यादा से ज्यादा फल लगेगा, उतना चांसेस है हमारी पैदावार बढ़ने का। तो फ्लावरिंग की समय जो भी दिक्कत हमें प्रॉपरली वहां पे आती है, तो उसको कम करने के लिए हम एम्पलीफाई वहां पे यूज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जैसे हम लोग साग सब्जी लेते हैं, तो उसके अंदर हमें फलों की क्वालिटी भी अच्छी होनी जरूरी है। उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में अगर फलों का साइज अच्छा नहीं है, फलों का शेप अच्छा नहीं है, फलों के ऊपर कुछ दाग धब्बे है, तो हमें ऐसी जो फसल हम लोग लेते हैं, तो उसको हमें मार्केट में कम प्राइस वहां पे मिलती है। तो नॉर्मली कोई भी अगर आप वेजिटेबल क्रॉप्स लेते हैं, फ्रूट क्रॉप्स लेते हैं, तो इसके अंदर हमें कैल्शियम, बोरॉन, जिंक की कमी बहुत ज्यादा मात्रा में आती है, जिसकी वजह से हमें हमारी जो प्रोड्यूस है, हमारी जो फल है, तो उसमें क्रैकिंग आने की दिक्कत आती है, फ्रूट बेंडिंग की दिक्कत आती है, फ्रूट में ब्लॉसम एंड रॉट की दिक्कत वहां पे आती है। कैल्शियम बोरॉन की कमी की वजह से फूल झड़ना भी बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पे होता है। तो इसको कम करने के लिए आप कैल्सी भी वहां पे यूज कर सकते हैं, ये भी इकोसर्ट सर्टिफाइड है। तो इसके अंदर हम एक ही उत्पादन के अंदर हम कैल्शियम भी देते हैं, बोरॉन भी देते हैं, जिंक भी देते हैं और मैग्नीशियम भी देते हैं। इसके साथ साथ ये सारे अन्न द्रव्य का शोषण बढ़ाने के लिए हमने इसके अंदर ऑर्थोसिलिसिक एसिड भी डाला है। दूसरा, ये जो कैल्शियम हम लोग देते हैं, इसके अंदर हम जो कैल्शियम देते हैं वो ऑर्गेनिक फॉर्म में देते हैं। तो जो कैल्शियम ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है, वो अति शीघ्र फसल के अंदर जाता है, और वो जाने के बाद कैल्शियम की कमी वहां पे दूर होती है, और अपनी जो फसल है उसके अंदर जो क्वालिटी हमें जरूरी होती है, क्वालिटी हमें वहां पे चाहिए होती है, तो वो लाने का काम ये कैल्शियम के अंदर का कैल्शियम वहां पे करता है। दूसरा, इसके अंदर जो हम लोग कैल्शियम देते हैं, ये नाइट्रेट और क्लोराइड फ्री कैल्शियम देते हैं। मतलब आप स्प्रे में भी अगर इसको यूज करेंगे, थोड़ा डोज कम ज्यादा भी अगर आपका होता है, तो किसी तरह की दिक्कत वहां पे फसल में न आने के लिए ये कैल्शियम भी वहां पे कम करता है। तो इसको आप 1 ग्राम पर लीटर पानी की डोज से स्प्रे में यूज कर सकते हैं। और ड्रिप के थ्रू अगर आपको देना है, तो ½ kg पर एकड़ की डोज से अगर आप कैल्शियम को आपकी फसल के अंदर डालते हो, तो ये कैल्शियम, बोरॉन, मैग्नीशियम, जिंक की कमी को दूर करने का काम करता है। कैल्शियम बोरॉन की वजह से जो क्रैकिंग फलों के अंदर आता है, जो टेढ़ा मेढ़ा फ्रूट वहां पे लगता है, फल लगता है, तो वो जो दिक्कत कैल्शियम बोरॉन की वजह से आती है, तो वो कम करवाने के का काम ये कैल्शियम भी वहां पे करता है। उसके साथ साथ इसके अंदर का जो ऑर्गेनिक कैल्शियम है, ये फलों का जो छिलका होता है उसको सॉफ्ट रखने का काम वहां पे करता है। जितना फलों का छिलका सॉफ्ट रहेगा, उतना वो आपका जो फ्रूट का डेवलपमेंट है वो ज्यादा मात्रा में वहां पे होने का चांसेस होता है। तो ये जो हम लोग जैविक खेती के अंदर जो दिक्कतें हमने देखा, तो उस दिक्कतों को कम करने के लिए आप प्रिवी के जो इकोसर्ट प्रोडक्ट्स है उसका यूज वहां पे कर सकते हैं। पहले हमने देखा कि मिट्टी को अगर आपको सुधारना है, तो आप jobdol.com को वहां पे यूज कर सकते हैं, जिसको डालने से आपका मिट्टी का हेल्थ सुधरेगा, मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन वहां पे अच्छा होगा, मिट्टी भुरभुरी वहां पे बनेगी। उसके साथ साथ फॉस्फोरस फसल को वहां पे जरूरी होता है जड़ों की डेवलपमेंट के लिए, तो आप प्रॉमोसा को वहां पे यूज कर सकते हैं। जड़ों के विकास के लिए, ज्यादा से ज्यादा जड़ें आने के लिए आप माइकोक्सोल वहां पे यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग माइकोराइजा देते हैं। उसके साथ साथ हम 13 प्रकार के अन्न द्रव्य भी माइकोराइजा के अंदर देते हैं। उसके साथ साथ वातावरण में बदलाव से हमारी फसल को जैविक अजैविक तनाव से प्रोटेक्शन देने के लिए, वेदर प्रूफ बनाने के लिए आप सिलिकजॉल ओसा को यूज कर सकते हैं।
ज्यादा से ज्यादा फूल लगने के लिए, फूल झड़ना कम होने के लिए, ज्यादा से ज्यादा फल लगने के लिए आप एम्पलीफाई को वहां पे यूज कर सकते हैं। फसल के अंदर ग्रीनरी अच्छी लाने के लिए, हरा भरा फसल होने के लिए, फसल का विकास अच्छी तरह से होने के लिए आप सीविड एक्सट्रैक्ट युक्त प्रीवीड का यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ कैल्शियम, बोरॉन, मैग्नीशियम, जिंक युक्त आप कैल्सीबी को वहां पे यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो फसल की क्वालिटी है वो आपको वहां पे अच्छी मिलेगी। और जितना ज्यादा आपका क्वालिटी अच्छा होगा, पैदावार अच्छा होगा, उतना हमारा मुनाफा वहां पे बढ़ने का चांसेस होता है। तो थैंक यू। अगर आपका कोई सवाल है, आपको कुछ अगर पूछना है, कुछ आपका एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। हाँ सर, हेलो। हाँ हाँ बोलिए जी। ये 15-15-15 लिया था। हाँ हाँ। इसका रिजल्ट वगैरह कैसा क्या है उसका? कौन सी फसल के अंदर लिया था आपने? सोयाबीन के लिए, सोयाबीन तुअर के लिए। एक्चुअली वो जो 15-15 है, तो उसके अंदर हम जो है, तो एनपीके के साथ साथ जी। माइक्रोन्यूट्रिएंट भी देते हैं, उसके साथ साथ हम विटामिन देते थे, अमीनो एसिड भी देते हैं, सिलिकॉन भी देते हैं। तो उसकी वजह से जो भी पीलापन सोयाबीन के अंदर आता है, तो वो कम मात्रा में आता है। उसके साथ साथ जो भी शुरुआती अवस्था में फसल का जो ग्रोथ होना चाहिए, ब्रांचेज ज्यादा आना चाहिए, फुटवा ज्यादा अच्छा। होना चाहिए, वो वहां पे उसके अंदर मिलता है। ओके, ठीक है। थैंक यू सर। हेलो। अल्कलाइन अगर आपकी मिट्टी है, मिट्टी का पीएच अगर आपका ज्यादा है, तो आप हर एक फसल के अंदर अगर आप जियोक्सॉल का यूज वहां पे करते हैं, तो आपका मिट्टी के अंदर का जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो वहां पे बढ़ेगा। मिट्टी का पोरोसिटी अच्छी तरह से वहां पे होगा। और जितना ज्यादा मिट्टी भुरभुरा बनेगा, उतना मिट्टी के ऊपर के लेयर में जो सॉल्ट्स होते हैं, वो सॉल्ट्स नीचे जाएंगे, और आपका पीएच जो ऊपरी हिस्से का है, तो वो वहां पे कम हो सकता है। हेलो। हाँ जी योगेश जी बताइए। जी जी जी, उसमें अमीनो एसिड के वो टाइप कौन कौन से अमीनो एसिड है, और प्रीविड में ऐसा क्या है, और दोनों को अलग अलग बनाने का रीजन क्या है? एम्पलीफाई के अंदर हम लोग 3 टाइप के एमिनो एसिड देते हैं, और वो तीनों टाइप के एमिनो एसिड, एक ट्रिप्टोफैन होता है, एक एस्पराजिन होता है, और एक ग्लाइसिन होता है। तो ये तीनों भी एमिनो एसिड फ्लावरिंग के लिए काम करते हैं। मतलब इसको अगर आप डालते हो एम्पलीफाई को, तो ये ज्यादा से ज्यादा फूल आने के लिए काम करता है, फूल झड़ना कम जी करता जी। है, और ज्यादा से ज्यादा फूलों का रूपांतर फल में करता है। वही अगर आप प्रीविड देखते हैं, तो प्रीविड के अंदर हम लोग सीविड हेलो। एक्सट्रैक्ट देते हैं, मतलब समुद्री शिवाल वहां पे का अर्क हम लोग देते हैं। तो वो जो सीविड एक्सट्रैक्ट होता है, वो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए काम करता है, मतलब जो ओवरऑल फसल का विकास होना चाहिए, वो करवाने का काम प्रीविड वहां पे करेगा। जी। अच्छा, इसमें सर जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन अगर अप एंड डाउन होता है तब भी प्लांट क्या है, फ्लावर ड्रॉप करता है, तो वैसे बराबर। कंडीशन में अपन एम्पलीफाई को किस डोज में यूज करें? वैसे कंडीशन में यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि नहीं, ज्यादातर क्लाइमेटिक कंडीशन में अगर फ्लावर ड्रॉप होता है तो। एक्चुअली क्या है कि फ्लावर ड्रॉपिंग के रीजन बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। अगर आपने आपके खेत के अंदर पानी की कमी आती है, तो भी फ्लावर ड्रॉप होता है। पानी ज्यादा मात्रा में आता है, तो भी फ्लावर ड्रॉप होता है। कैल्शियम, बोरॉन की वजह से भी फ्लावर ड्रॉप होता है। जी दूसरा जो है, तो कोई भी क्लाइमेटिक स्ट्रेस क्रॉप के अंदर आता है, तो भी जी। फ्लावर ड्रॉप वहां पे हो सकता है। तो फ्लावर ड्रॉप किस वजह से हो रहा है, वो हमें सबसे पहले जानना जरूरी है। अगर वातावरण बदलाव से फ्लावर ड्रॉप हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग एम्पलीफाई और सिलिक्सोल ओसा का कॉम्बिनेशन वहां पे दे सकते हैं। अगर कैल्शियम, बोरॉन की कमी की वजह से भी फ्लावर ड्रॉप वहां पे होता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग एम्पलीफाई प्लस कैल्सीबी भी वहां पे दे सकते हैं। अच्छा। जी सिचुएशन के हिसाब से हमें फ्लावर ड्रॉपिंग के लिए सोल्यूशन देना पड़ता है। जी। हेलो जैसे सर। एक प्रोडक्ट आता है हाँ जीरो जी। 60 40, जो लिक्विड फर्टिलाइजर में जितने भी। हेलो। हाँ जी, हेलो बोलिए। सर। हेलो। जी जी कह रहा सर जी, जियो अक्सर में। हेलो। हेलो। बोलिए बोलिए, आवाज आ रहा है। हाँ, ये जो जियो अक्सर है अपना। हेलो। हेलो जी, घर का जो जियो अक्सर है सर, हाँ। इसमें क्या। हेलो।
हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बताइए ये जियोक्सोल का अपना जो क्या प्लान। जियोक्सल है, इसमें मतलब धान में लगवाएं तो कैसा रिजल्ट आएगा? धान हो या फिर कोई भी फसल हो, जियोक्सोल जो है तो आपका मिट्टी के ऊपर काम करता है। और जितना आपका मिट्टी अच्छा बनेगा, हेल्दी बनेगा, तंदुरुस्त बनेगा, उतना उसके ऊपर आप जो भी फसल लगाएंगे उसका विकास अच्छी तरह से होगा। और उसमें कोई भी अन्न द्रव्य की कमी वहां पे नहीं आएगी, उसका डेवलपमेंट अच्छी तरह से होगा। तो जैसे धान में आप धान लगाने के समय अगर jiobsol.com डालते हो, तो वो मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो वहां पे बढ़ाएगा। उसकी वजह से मिट्टी के अंदर का जो अन्न द्रव्य है उसका अवेलेबिलिटी फसल को अच्छी मात्रा में होगा। जितना मिट्टी आपका भुरभुरा रहेगा उतना मिट्टी के अंदर आपकी धान की जड़ों का डेवलपमेंट अच्छी तरह से होगा। धान मजबूत वहां पे खड़ा होगा और अन्न द्रव्य की कमी फसल के ऊपर वहां पे नहीं आएगी। सर ये किसके साथ मिला के डाल सकते हैं? कोई भी खाद के साथ मिला के आप डाल सकते हैं, ऑर्गेनिक खाद के साथ, जैविक खाद के साथ, ये रासायनिक खाद के साथ? रासायनिक खाद के साथ भी दे सकते हैं आप। अच्छा। और घर के पास ये जो माइको राजा है ये, हाँ, तो इसमें मतलब कितनी मात्रा में लगवाना चाहिए, और इसकी मतलब क्या मतलब वो धान में कै किलो प्रति एकड़ डलवाना चाहिए? अगर आप धान में डालना है तो आपको माइक्रोप्सोल ग्रैन्यूल आप डालेंगे 4 kg पर एकड़ की डोज से। और उसको आपको डालना है जब आप धान लगाते हो, तो धान लगाने के 8 से 10 दिन के बाद आपको माइक्रोप्सोल ग्रैन्यूल उसके अंदर डालना है। ठीक है जी। सर वो एक सजेशन था, लिक्विड जेल जितने भी आपके ग्रेड फर्टिलाइजर है, उसको उसके ऊपर भी एक सेमिनार, ऐसा ही एक अपना जूम मीटिंग का एक आध प्लान करते, उसके बारे में भी जानकारी चाहिए था, जितने लिक्विड आपके ग्रेड हैं। चलेगा, वो भी प्लान करेंगे हम लोग। जी जी सर। ओके, थैंक यू सर। हेलो विच सर। फंगिसाइड, विच हेलो। फंगिसाइड। हाँ जी। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। मैं बाबुल गांव से सुभाष हलुमारे, जिला यवतमाल। हाँ, बोला बोला। बात क्या है, मेरा खेत पान पसंद है, तो उसके लिए कौन सा खाद दे के फायदा होगा पराठी के लिए? पानी धरता है क्या खेत? हो हो, खेत पान धरता है, बेड पर पराठी है 5 एकड़। हाँ, बाकी तुअर गिवर के लिए मैं आपके प्रोडक्ट पापड़ तो रहता, लेकिन अभी पराठी के लिए कौन सा देने का, इसके लिए मेरे को कुछ सजेशन बताओ। जियोक्सोल आपने डाला है क्या आपके कॉटन के अंदर? हो सर। कितना दिन होगा है डाल के? कम से कम थोड़ा मुझे 7 किलो समजा डाला है। सात नहीं, सात कितना किलो दिन वो होगा है खाद डाल में के? मिक्स करके 20-20-0-13 में डाल। एक्चुअली ये पानी जो रुकता है ना, तो हाँ। ये जमीन जब हार्ड बनती है, कठोर बनती है, तो उसकी हम्म। वजह से पानी मिट्टी के ऊपर वहां पे इकट्ठा होता है। तो हाँ। उसके लिए एक ही सोल्यूशन है कि आपको आपकी मिट्टी बुरबुरा बनाना जरूरी है। तो इसके लिए हम्म। अगर आपने जियोक्सोल डाला है, तो उस जियोक्सोल को थोड़ा सा काम करने के लिए 20-25 दिन शुरुआती कालावधि में लगता है। तो जैसे जैसे वो आपकी मिट्टी को बुरबुरा बनाने के लिए काम करेगा, वैसे वैसे आपका मिट्टी का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, मिट्टी के अंदर जो पानी का पर्कुलेशन है वो वहां पे बढ़ाएगा और पानी रुकने का दिक्कत वहां पे कम करेगा। हेलो। हेलो। हाँ जी। ओ, संत्रा गळून राहिले आंब्याचे, अच्छा, त्याच्यासाठी काय आहे सर? ऍक्च्युली संत्र्याच्या गळीला पण खूप सारे कारण त्या ठिकाणी कारणीभूत हेलो असतात। सर। मिनट सर, हिंदी में ही जवाब दे दीजिए, क्योंकि बाकी के फार्मर्स भी हमें सुन रहे हैं, तो हिंदी में जवाब देंगे तो बेटर है। संतरा के अंदर भी जो फ्रूट ड्रॉपिंग की दिक्कत आती है, तो उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। बहुत बार कैल्शियम बोरॉन की कमी की वजह से भी फ्रूट ड्रॉपिंग होता है। एमिनो एसिड की कमी की वजह से भी फ्रूट ड्रॉपिंग होता है। पानी कम ज्यादा होने की वजह से भी फ्रूट ड्रॉपिंग वहाँ पे ज्यादा मात्रा में होता है। तो जो सिचुएशन वहाँ पे है, आपको लगता है कि बारिश ज्यादा है, या फिर पानी कम हो रहा है, मतलब क्लाइमेट में चेंजेस आ रहा है, वातावरण में बदलाव की वजह से ड्रॉपिंग का चांसेस ज्यादा लग रहा है, तो आप सिलिक्सॉल ओसा और एम्पलीफाई को वहाँ पे यूज कर सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन में एम्पलीफाई, सिलिकॉन ओसा और कैल्सी भी, ये तीनों भी प्रोडक्ट जो है, तो वो ये जो फ्लावर ड्रॉपिंग, फ्रूट ड्रॉपिंग है, इसके लिए अच्छी तरह से काम करते हैं। क्योंकि फ्लावर ड्रॉपिंग के लिए मेजरली ये 3 दिक्कतें वहां पे आती है। एक तो पानी कम ज्यादा होना,
कैल्शियम बोरॉन की कमी वहाँ पे आना और एमिनो एसिड की कमी आना। तो आप ये तीनों का कॉम्बिनेशन वहाँ पे यूज कर सकते हैं। हेलो। तो सर एक एक बगीचे में ड्रॉपिंग है, एक प्लाट में, और एक प्लाट में कुछ नहीं है। वहां तो पे ये अब व्हाइट रूट आपने देखा क्या? व्हाइट रूट का भी एक इशू आता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर व्हाइट रूट कम ज्यादा मात्रा में है तो भी अन्न द्रव्य फसल को वहां पे नहीं मिलता है, तो वैसी सिचुएशन में भी आपका फ्लावर फ्रूट ड्रॉप हो सकता है। एक बार व्हाइट रूट भी आप चेक कर लो, सफेद मूली। हाँ हाँ हाँ। हेलो। और वो जो झाड़ के जो शेंडे है, वो हाँ। वो सूख रहे, संतरे 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 सहित सूख रहे। कहाँ पे है आपका बगीचा? वो हमारा बरूड। तो अगर इसमें कोई उस साइड का अपना सेल्स का स्टाफ है तो मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार विजिट करके आएंगे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। क्योंकि क्या है कि अगर हम लोग सामने अगर प्लॉट को देखते हैं या फिर कुछ फोटोग्राफ्स अगर हमें दिखते हैं तो उसके ऊपर सोल्यूशन देना एक थोड़ा सा सीधा बात होता है। क्योंकि क्यों किस वजह से हो रहा है वो सबसे पहले जानना जरूरी है, उसके ऊपर फिर बाद में हम लोग सोल्यूशन दे सकते हैं। तो आपके प्लॉट पे हमारा जो वहाँ पे सेल्स का कोई स्टाफ है तो वो आके थोड़ा सा सिचुएशन देख के फिर हम लोग वो उसको सोल्यूशन बताएंगे। धोटी जी है ना? तो वो वहाँ पे आ जाएंगे आपके प्लॉट के ऊपर। ठीक है, ठीक। हेलो हाँ जी। सर, नमस्ते। नमस्ते। सर, मैं छत्तीसगढ़ से मनोज बोल रहा हूँ। बोलिए ना। मेरे यहाँ पर अभी 3 एकड़ में धान डाला हुआ है रोपाई का। और हाँ हाँ। 21 दिन हो गए सर रोपाई किए हुए। अच्छा। और डीएपी बस डाला हुआ है, जिस दिन रोपाई किया था ना उस दिन डीएपी डाला हुआ है, उसके बाद अभी कुछ नहीं डाला हूँ। ओके। तो क्या क्या डालना चाहिए सर? नहीं, अभी मतलब ट्रांसप्लांटिंग के लिए कितना टाइम है उसको? 21 दिन हो गया ट्रांसप्लांट किए। ट्रांसप्लांट किए 21 दिन हो गया? हाँ, मतलब तो जमीन में। पहले सिर्फ डीएपी डाला है क्या, उसके साथ दूसरा कुछ नहीं डाला है? डीएपी बस डाला हूँ। 3 एकड़ में लगभग 2.5 बोरी डीएपी डाल डाल चुका है उसमें। आप जियोक्सोल.com और माइक्रोक्सोल ग्रैन्यूल डाल दो ना इस बार। जी जी, अच्छा रिजल्ट आएगा सर। बिल्कुल आएगा। क्योंकि कोई भी फसल के अंदर हम कितना अन्न द्रव्य डालते हैं ये हम्म, इम्पोर्टेंट नहीं होता है, वो कितना अन्न द्रव्य फसल को वहां पे मिल रहा है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके लिए आपका मिट्टी अच्छा होना चाहिए, जड़ों का विकास अच्छी तरह से होना चाहिए, तब जाके हम्म। आपने जो खाद वहां पे दिया है तो वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फसल को मिलता है। तो इसके लिए आप 10 kg पर एकड़ की डोज से जियोक्सोल और 4 kg पर एकड़ की डोज से माइक्रोक्सोल अगर डालते हो तो ये दिक्कत आपका वहां पे कम होगा और ज्यादा से ज्यादा अन्न द्रव्य फसल को वहां पे मिलेगा। मतलब वो ज्यादा कल्ले निकलना चाहिए ऐसा टाइप का मैं सोच है। धान। जिंक जिंक वगैरह डाला था आपने नीचे पहले? कुछ नहीं, सेकंड फर्स्ट डोज सर कुछ नहीं दिया तो हूँ। जिंक सल्फेट भी आप 10 kg पर एकड़ की डोज से ले सकते, तो उससे ज्यादा से ज्यादा गले निकलेंगे। जी जी, ठीक ठीक, धन्यवाद सर। तो शायद से सभी किसानों के सभी सवालों का हल उनको मिल गया है। बाबा साहेब, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे किसान भाइयों को मार्गदर्शन किया कि कैसे हम मिट्टी की हेल्थ या फिर मिट्टी का जो सेहत है उसे सुधार सकते हैं, और उसके साथ ही हम कैसे फसल अच्छी उगा सकते हैं। जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, प्रीवी के इकोसर्ट प्रोडक्ट है, उनका ही इस्तेमाल करके हम कैसे अच्छे से पैदावार ले सकते हैं, इसके बारे में आपने बहुत ही अच्छा समाधान हमारे किसानों को दिया। और किसानों के भी जो प्रॉब्लम्स थे या जो इश्यूज थे वो भी आपने अच्छे से सॉल्व किए, उनको अच्छे से सजेशन दिया, इसलिए आपका धन्यवाद। और बाकी सभी उपस्थित किसानों का भी धन्यवाद कि उन्होंने अपना मूल्यवान समय निकालकर इस मीटिंग में शामिल हुए। तो सभी का धन्यवाद। और किसानों से मैं यही कहना चाहूंगी कि ऐसे ही हम नए नए मुद्दों पे ऐसे मीटिंग्स अरेंज कराते रहेंगे। तो आप सभी ऐसे ही मीटिंग्स के लिए अपनी उपस्थिति दर्शाइए। और अगर किसी को कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे या किसी विषय पे जानकारी चाहिए हो तो वो हमारे स्थानिक प्रतिनिधियों से संपर्क कर सकते हैं, वो भी आपको अच्छे से समाधान देंगे। अ, तो धन्यवाद। अभी हम यहाँ पे मीटिंग एंड कर सकते हैं। धन्यवाद।